etc एक्सेट्रा। ठीक है, अब आइए सेकंड पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर इज द बेस्ट मेथड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल। पहले लिखिए, चलिए पहले ये 2 पॉइंट सबको समझ में आ गया। अब क्यों है वो तो हम बताएंगे, लेकिन पॉइंट समझने का बताने का मकसद सबको समझ में आ गया कि आपसे पूछेगा, और ये सब आप पढ़िए एनसीईआरटी को अच्छे से। एक एक लाइन एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए बारहा कह रहा हूं, एनसीईआरटी को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिए। नोट्स को पढ़िए, एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन। और जब ये चैप्टर खत्म हो रहा है, मैं सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक रफ कॉपी पर पहला काम ये करें कि एनसीईआरटी के एक एक क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, चाहे वो क्या कहते हैं इन टेक्स्ट के क्वेश्चन हो। चूंकि सॉल्यूशन में एक तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नंबर 1, घमंडी में नहीं रहना है कि हमको आता है। चैप्टर खत्म हो, टीचर के साथ साथ चलिए, उसी वक्त बनाइए। जो नहीं बनेगा वो सब आप डिस्कशन है। आपको मैं एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन को ऐसे मैं नोट्स बना लीजिएगा तो आपको 90% क्वेश्चन नोट्स में मिल जाएंगे। मैं जब पढ़ाता हूं तो सारे क्वेश्चन को देते हैं। अब हल्का फुल्का क्वेश्चन मैं जानबूझ के नहीं कराता हूं जो बच्चों से हो सकता है, जिसमें हमें 1% भी उम्मीद रहता है कि बच्चे इसमें फंस सकते हैं, मैं वो तमाम क्वेश्चन करा देता हूं। फिर भी हो सकता है कि क्वेश्चन में आप फंस जाए, कोई ऐसा नहीं है। तो आपका काम है अभी से क्लियर कीजिए। अब ये नहीं कि हम जनवरी में पूछेंगे, फरवरी में पूछेंगे, ये सब मत कीजिए। आज का काम आज ही कर डालिए, अपना टाइम निकालिए। और अब कल से जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होगा तो ये आपका रूटीन होगा कि आप 1 घंटा सॉल्यूशन को देंगे, आधा घंटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो टीचर पढ़ा रहा है उसको पढ़ के आएंगे और पीछे से रिवीजन करेंगे। यही तरीका है पढ़ने का, क्योंकि बहाना आप 12th में नहीं चाहिए कि सर रिवाइज नहीं कर पाए, ये नहीं हो पाया। बहुत सारे स्टूडेंट अब ये, क्योंकि 12th का मतलब है कि आपका मकसद है 95 से एबव परसेंटेज लाना और फर्स्ट अटेम्प्ट में होना जी मेंस में। वो तभी होगा जिसकी तैयारी अभी से इंशाल्लाह आप करें। और मुझे उम्मीद है आप जितने स्टूडेंट हैं अल्हम्दुलिल्लाह सीरियस हैं। बस आप पढ़ाई पर ध्यान दें, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दें और जैसे टीचर रहे उसी के साथ साथ चलें। ये नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है सॉल्यूशन, आप पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक, तो सर हम ऐसे हो रहा था ऐसे हो रहा था, वो सब बहाना नहीं। आप ऑर्गेनिक पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, हमको मतलब नहीं है, लेकिन टीचर जो पढ़ा रहा है उस पर ध्यान देना, उसको भी लेके चलना है। बहुत सारे स्टूडेंट यही करते हैं, पढ़ा रहा हूं मैं कुछ, वो पढ़ रहे हैं कुछ, इससे कंफ्यूजन होगा। अब आइए कि ऑस्मोटिक प्रेशर बेस्ट मेथड क्यों है, गौर से सुनिए, एकदम 5 मिनट अच्छे से ध्यान दीजिए, फिर मैं डाउट लूंगा। गौर से सुनिए कि अगर बोर्ड के एग्जाम में पूछेगा रीजन बताओ, बोर्ड के एग्जाम में दोनों टाइप पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव भी, चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज देखेगा बेस्ट मेथड। पहले बताओ माइक्रो का मतलब क्या होता है, बिगर, इसका मोलर मास, गौर से सुनना, एकदम वेरी हाई होता है, बहुत ही हाई, मोलर मास हाई है। ठीक है भाई, पहली बात एकदम अच्छे से बताना, डेल्टा पी बाय डेल्टा पी, इसका मतलब रिलेटिव लोअरिंग, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीएफ और ऑस्मोटिक, चारों को देखो अच्छे से। मैं ये पॉइंट लास्ट में क्यों लिखाता हूं, उसकी वजह है कि आप न्यूमेरिकल कर चुके हैं। पहले लिखवाता आपको, मैं बोलता भी तो आप तो समझ जाते, लेकिन पूरा अच्छे से नहीं आता। तुम सारे लोग देखो, तीनों की वैल्यू को देखो, बहुत ही कम वैल्यू आती थी कि नहीं, डेल्टा टीबी किसी न्यूमेरिकल में 1 डिग्री सेल्सियस दिया रहता था, इसकी भी वैल्यू बहुत ही कम आती थी। देखो याद करो, एक दिन रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर सॉल्व किए थे शुरू में, तो 1/70 से इसकी वैल्यू बहुत ही कम है कि नहीं। चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू कम होती है,
लेकिन ऑस्मोटिक चारों कम है, लेकिन उसमें ऑस्मोटिक प्रेशर की मेजर्ड वैल्यू ज्यादा। क्यों? ये आप पाई इज इक्वल टू सीआरटी, अब वैल्यू देख लीजिए, इससे कुछ ये चारों तो पॉइंट में आंसर आता है। फिर से सुनिए, चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की मेजर्ड वैल्यू कम है, उस कम में ज्यादा कौन है? ऑस्मोटिक। ये लाइन सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ, क्योंकि न्यूमेरिकल से आपको मैं प्रूफ कर चुका हूं। अब जितना भी न्यूमेरिकल बनाइएगा सब में देखिएगा वैल्यू पॉइंट में आता है, इसका पॉइंट में। ऑस्मोटिक प्रेशर का कुछ ज्यादा आता है, इसका भी कम है लेकिन कुछ ज्यादा है। तो खुद सोचिए, खुद सोचिए, आप निकाल रहे हैं मैक्रोमोलेक्यूल, आप निकाल रहे मैक्रोमोलेक्यूल का मोलर मास, तो मैक्रोमोलेक्यूल के मोलर मास को निकालने के लिए मेजर्ड वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अगर मेजर्ड वैल्यू कम है, कम से बिगर क्वांटिटी का मोलर मास निकालना मुश्किल है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। ऐसे भी आप देखिए पॉइंट में जो आंसर आता है उसको सॉल्व करना मुश्किल होता है, आएगी एक्यूरेट वैल्यू नहीं आएगी। तो चूंकि ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू इस तरह लिखेंगे कि द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाई, but the measured value of other qualitative properties is too small, due to which accurate molecular weight is not determined by other qualitative properties. Accurate molecular weight अगर आएगा तो किससे आएगा? ऑस्मोटिक से, क्योंकि इसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ज्यादा से बिगर मॉलिक्यूल का मोलर मास निकालना आसान है। जैसे मिसाल लीजिए, आपके पास पैसा बहुत कम है, उससे ज्यादा पैसे वाला सामान कैसे खरीद सकते हैं? मुश्किल से कर्ज लेना पड़ेगा। पैसा ज्यादा है तो ज्यादा वाला लीजिए, वही हाल यहाँ है। इसकी वैल्यू ज्यादा है तो ज्यादा की मदद से ज्यादा वाले का मोलर मास निकालना आसान है। तो पहला पॉइंट गौर से सुनिए, द मेजर्ड, लिखना शुरू कीजिए, द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाई, ड्यू टू विच accurate molar mass is calculated, but the measured value of other CP is too small, so the accurate molar mass is not determined। तो आपको बोर्ड लेवल पर भी टफ क्वेश्चन आए, वो भी आप पहले बताओ। ये लाइन सबको समझ में आया? मैं जो लिखा सच सच बताओ, एक दफा रिस्पॉन्स करो ये सारे लोग, सच सच बताना। पैसा ज्यादा है तो आप ज्यादा अच्छी चीज खरीद सकते हैं, पैसा कम है अब ज्यादा कीमती वाली सामान नहीं खरीद सकते। वही हाल यहाँ पर है, खरीद तो सकते हैं, मुश्किल से खरीद सकते हैं। इसलिए वर्ड है एक्यूरेट। मोलर मास, अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से भी आप मोलर मास निकाल सकते हैं। बेस्ट मेथड कहा गया है कि ऑस्मोटिक है, बेस्ट। यस, वेरी गुड। लिख लिया कि नहीं? बोलिए सारे लोग प्लीज। अब देखिए दूसरा पॉइंट, ठीक है, अब सुनिए दूसरा पॉइंट। जब भी बोर्ड में आएगा तो दोनों पॉइंट लिखिएगा कि व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज बेस्ट मेथड। अब देखिए दूसरे पॉइंट को पहले समझिए, सारे लोग सुनिए कि चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ाने के बाद ये सब लाइन इसलिए दिखाया जाता है कि आपको अच्छे से देखिए। ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल में ऑस्मोटिक प्रेशर इज कैलकुलेटेड एट रूम टेम्परेचर।
25 डिग्री न्यूमेरिकल में रहेगा या 27, यही लगभग, या 30 डिग्री, यही सब है। ये लगभग रूम है, टेम्परेचर है, ज्यादा का डिफरेंस। लेकिन देखिए बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी हो, पहले बताओ डेल्टा टीबी में क्या लिखाया गया था? सॉल्यूशन मस्ट बी हीटेड एट हाई टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर नहीं निकाला जाए। फ्रीजिंग पॉइंट में टेम्परेचर को लो करना पड़ेगा। डेल्टा पी में भी वेपर प्रेशर कम। वेपर प्रेशर कम का मतलब हुआ जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम, मतलब टेम्परेचर कम, यानी वेपर प्रेशर में भी टेम्परेचर रूम टेम्परेचर नहीं रहता। तुम खुद सोचो, बायो के जो भी स्टूडेंट हैं या मैथ के भी, प्रोटीन है मान लीजिए, इसके नेचर में कोई चेंजिंग नहीं होगी रूम टेम्परेचर पर। जैसे तुम हीट करोगे तो प्रोटीन के मॉलिक्यूलर नेचर में चेंजिंग हो जाएगी, एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट नहीं देगा। क्योंकि बाकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में क्या है, टेम्परेचर चेंज करना पड़ रहा है, कहीं पर हाई करना पड़ रहा है, कहीं पर लो, जिसकी वजह से इसकी नेचर में फर्क आएगा। और आप पढ़िएगा बायोमोलिक्यूल्स में, इस प्रोटीन का मतलब जैसे एग को बॉइल करते हैं, इसको कहते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, बायोलॉजिकल एक्टिविटी चेंज। वही याद रखना कि सिंस ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड at room temperature, due to which there is no change in the molecular state of the macromolecule. But macromolecule decomposes at high temperature. So the other colligative properties is not best method for the calculation of molar mass. बाकी में टेम्परेचर को चेंज करना पड़ रहा है, किसी में हाई किसी में लो, तो टेम्परेचर हाई लो करने पर क्या होता है, जो उसका मेन नेचर है उसमें फर्क आ जाता है। क्या मेरी तकरीर समझ में आई आप लोगों को? अरे बोलिए, मेरी तकरीर समझ में आई? माशाल्लाह, बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे, a lot of thanks, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, तो मैं आपको एकदम अच्छे से लिखाता हूं कि आपको ये बात जाननी है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर रूम टेम्परेचर पर निकाला जाता है, और जब कोई चीज रूम टेम्परेचर पर निकाला जाता है तो फिर उसके मॉलिक्यूलर स्टेट में, उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग नहीं होगी। जब प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग नहीं होगी तो एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट आएगा, समझा? लेकिन अगर यही आप अदर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से निकालेंगे तो आप जान लीजिए कि मैक्रोमोलेक्यूल डिकम्पोज हो जाता है एट हायर टेम्परेचर। अगर मैं हायर लिखूं तो कंफ्यूज मत होइएगा, समझा? मतलब हायर टेम्परेचर का कहने का मकसद ये है कि फ्रीजिंग पॉइंट में भी टेम्परेचर चेंज होगा, चाहे टेम्परेचर हाई करें लो करें, मॉलिक्यूलर स्टेट में चेंजिंग होगी। तो मैं हायर लिखा हूं तो कंफ्यूज नहीं होगा, लोअर भी करेंगे तो मॉलिक्यूलर स्टेट में चेंजिंग आएगी। चलिए लिखिए सारे लोग। इसी का सेकंड पॉइंट लिखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर इज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। So the properties of macromolecule does not change. Whereas other colligative properties requires heating,
यानी हीटिंग का मतलब मैं लिख देता हूँ चेंज इन टेम्परेचर, तो तुम्हें समझ में आए कि कहीं पर टेम्परेचर लो या हम एक हीटिंग करके जो मैं दिखा रहा हूँ, due to which macromolecule decompose at higher temperature। ठीक है, इसलिए ये एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट नहीं देगा। चलिए, सबको समझ में आ गया होगा। तो ये एक टॉपिक हुआ, समझा, एक थ्योरी का ये एक टॉपिक है। जल्दी लिखिए, जल्दी लिखिए, कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल मुझे कराना है, जल्दी लिखिए। कल से कंफर्म है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही शुरू होगा, उसके बाद सॉल्यूशन की क्वेश्चन प्रैक्टिस, पीछे से हम सॉल्यूशन की प्रैक्टिस भी कराएंगे। आप क्या कीजिएगा, देखिए जो लोग नोट्स एकदम फेयर बनाते हैं, जैसे अभी आप लोग फेयर में, आप कोई रफ में लिखते हैं तो कोई बात नहीं है, कोई नोट्स अगर आप जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ आप अच्छे से लिखते हैं तो आप एक पेज छोड़कर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लिखिएगा। बाकी अगर मैं सॉल्यूशन की प्रैक्टिस कराऊंगा तो किसी 4-5 पेज अलग से निकाल लीजिएगा, उसमें लिखिएगा और उसको बाद में पेन से या गम से सॉल्यूशन वाले चैप्टर में लगा लीजिएगा। मेरी बात सबको समझ में आई? क्योंकि अभी सॉल्यूशन में मैं चाहता हूं और मैं प्रैक्टिस कराऊं प्रीवियस ईयर का प्रॉब्लम, एनसीईआरटी का वो क्वेश्चन जो छूट गया हो, समझा कि नहीं, अच्छा क्वेश्चन हो और छूट गया हो, इंसान से मिस हो सकता है, तो वो हम लोग करते रहेंगे। 10-10 15 मिनट सॉल्यूशन चैप्टर का रिवीजन चलता रहेगा और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आगे बढ़ेंगे। तो आप आज जो फेयर कॉपी बनाते हैं वो एक पेज छोड़कर बाकी सॉल्यूशन के क्वेश्चन को आप अलग से 4-5 पेज निकाल लीजिएगा और उसमें लिख लीजिएगा, उसी में लिखते रहिएगा और उसी सॉल्यूशन चैप्टर में स्टेबल कर लीजिएगा, पिन से लगा लीजिएगा या गम वगैरह से चिपका लीजिएगा। ये है नोट्स बनाने का तरीका। चलिए अब आइए, सब कुछ जब आप चैप्टर खोलें तो सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो। चलिए अब देखिए सारे, एक मिस हो गया था, टॉपिक डालिएगा रिवर्स ऑस्मोसिस, टॉपिक डालिए रिवर्स ऑस्मोसिस। सुबह की टाइमिंग मैसेज में होती रहेगी, मैसेज जाएगा। उम्मीद है कि सैटरडे की टाइमिंग ये शायद फिक्स्ड हो गई, मेरी सैटरडे की टाइमिंग ये फिक्स्ड हो गई। आपकी अब 5 दिन क्लास होगी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 1 दिन और हो, 6 दिन हो, यही जून में मेरा मकसद है 2 चैप्टर और खत्म करूं मैं, बड़े बड़े चैप्टर है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो यहाँ देखें सारे लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस, सैटरडे की टाइमिंग शायद ये फिक्स हो गई 9 बजे, संडे कल आपको टाइमिंग व्हाट्सएप पे जाएगा। चलिए रिवर्स ऑस्मोसिस गौर से सुनिए, आपको याद होगा मैंने आपको सिखाया था कि ये सॉल्यूशन है और ये सॉल्वेंट है। तो ऑस्मोसिस कहां से होता है, सॉल्वेंट मूव करता है प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, और ऑस्मोसिस प्रेशर की डिफिनेशन थी कि पी एक्सटर्नल। मान लीजिए ये 10 atm है और ये 6 atm है, तो याद रखिए ऑस्मोसिस को अगर रोकना है तो बताइए सारे लोग लिखकर कितना एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्ट करें, बताइए बताइए, 4 वाह 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 वाह, बहुत अच्छे हैं आप लोग, अल्लाह करे ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहें। 4 atm, तो याद है यही ऑस्मोटिक प्रेशर था, रुक गया, रुक गया। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, एक चीज याद आ गई, इस टॉपिक को काटिए, आप इस टॉपिक को काटिए, सॉरी फॉर दैट। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक जो मैं आपको समझाने वाला हूं वो मैं आपको लिख, हाँ इधर सुनिए सारे लोग, एक मिनट रुकिए, ध्यान दीजिए, गौर से सुनिए। मैंने आपको ये सिखाया, हाँ क्योंकि फिर वो मिस हो जाता है, गौर से सुनिए। मैंने ये सिखाया कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से मैक्रोमोलेक्यूल की मोलर मास हम निकालते हैं और बेस्ट मेथड ऑस्मोटिक प्रेशर है। अच्छा एग्जामिनर अब ये क्वेश्चन कराएगा
या टॉपिक डाल देना है कंडीशन, और से सुनिए, कंडीशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्यूरेट मोलेकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और से सुनिए, तो नंबर 1 पहली कंडीशन वही है, और से सुने, सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट। याद है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के लिए क्या होना चाहिए? डाइल्यूट, पहली बात। दूसरा याद है आपको नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या था, बोलिए? इज नॉन वोलेटाइल। याद है कि नहीं? वोलेटाइल नहीं होना चाहिए। तीसरा भी याद रखिए, हाँ तीसरा भी याद रखिए, नाइदर, यानी इसके बेसिस पर क्या 4 ऑप्शन लिख देगा, क्या विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द कैलकुलेशन ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट, एक्यूरेट मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट। सो सॉल्यूशन मस्ट बी डाइल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। ये 2 स्टेटमेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की लिमिटेशन भी है, तो ऑब्वियसली एक्यूरेट मोलिकुलर वेट के लिए दोनों की जरूरत भी है। और दूसरा नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन of solute particle will takes place। समझ बात आ रही है कि नहीं? तो ये आपको ध्यान देना है। कि अगर आपको कोई कहे कि एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या करते हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए। बोलिए, लिख लिया आप लोगों ने? अच्छा, क्यों एसोसिएशन नहीं? देखिए ये वाली कंडीशन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की नहीं है, क्योंकि देखिए आपने किसी सॉल्यूट को डाला, एसोसिएट हो गया, तो एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट आएगा ही नहीं। तो ये मैंने एक अलग से भी टॉपिक के फॉर्म में लिखा दिया कि अगर कोई क्वेश्चन को चेंज करके पूछे कि राइट द कंडीशन फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट, तो आप यही आंसर देंगे। अब आइए सारे लोग, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आइए रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस लिखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस लिखिए। शाकिर कुछ आ रहा है समझ में? शाकिर नहीं, मैक्रोमोलेक्यूल देखिए गौर से सुनिए भाई, तो मैंने कहा कि एक्यूरेट मॉलिक्यूलर पॉइंट एकदम अच्छे से मरियम बानो समझिए, एकदम मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं कि कंफ्यूजन दूर हो। मॉलिक्यूलर वेट चाहे इलेक्ट्रोलाइट हो या नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो, आप निकाल सकते हैं। मैं वर्ड लिख रहा हूं इंग्लिश का सेंटेंस, एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। जैसे चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से मोलर मास निकाल सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट बेस्ट मेथड ऑस्मोटिक प्रेशर को कहा गया। कोई कहे क्या रिलेटिव लोडिंग से मोलर मास निकल सकता? कहीं निकल सकता है। इसलिए एनडीटीवी रविश कुमार की रिपोर्ट आप अच्छे से समझिए, एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट नहीं निकाल सकते। इसलिए लास्ट वाला टॉपिक भी क्या लिखा गया, टॉपिक को समझिए, एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट। अगर मॉलिक्यूलर मैक्रोमोलेक्यूल का डिसोसिएशन या एसोसिएशन हो गया तो फिर एक्यूरेट निकलेगा ही नहीं, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन। मतलब साफ है,
कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट अगर होगा, आप तीसरे पॉइंट में ब्रैकेट में समझने के लिए लिख लीजिए कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल। अगर इलेक्ट्रोलाइट आ जाएगा तो मोलर मास निकाल सकते हैं, एक्यूरेट नहीं निकाल सकते, चाहे वो कोई भी मॉलिक्यूल हो, बिगर मॉलिक्यूल हो, छोटा हो, बड़ा हो, कुछ भी हो। तो इसलिए इंग्लिश का सेंटेंस समझिए, मैं एनडीटीवी रविश कुमार की रिपोर्ट पेश करता हूं, एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट इज नॉट कैलकुलेटेड। मुझे उम्मीद है कि डाउट क्लियर हुआ। निकाल सकते हैं, सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास निकाल सकते हैं, चाहे बिगर हो या स्मॉलर हो, लेकिन एक्यूरेट मॉलिक्यूलर वेट के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर प्रीफर्ड है। खैर चलिए आप लिखिए, रिवर्स ऑस्मोसिस जो मैंने आपको समझाया था अभी, कि मान लीजिए ये सॉल्वेंट है, 2 मिनट बस दीजिए, सॉल्यूशन है, तो यहाँ पी एक्सटर्नल लगाया गया और यहाँ 10 एटीएम था, यहाँ 6 एटीएम था, तो 4 एटीएम है, और ये आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो हुआ वो 4 एटीएम। अगर 4 एटीएम से मान लिया कोई कहेगा नहीं हम 5 एटीएम लगाएंगे, तो अब देखिए 5 एटीएम जैसे लगाइएगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा कि नहीं, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट मिल जाएगा कि नहीं, यस या नो, जल्दी बोलिए। अगर आप, हाँ, इसलिए याद रखिए डिफिनेशन में क्या लिखा रहता है, द मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सॉल्यूशन साइड को ही हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अगर उससे मैंने 5 ले लिया, अगर 4.1 उससे कुछ भी ज्यादा लगाइएगा तो रिवर्स हो जाएगा। तो जो भी आरओ मशीन होती है जो घर में लगाई जाती है, वो क्या करती है, गंदे पानी से साफ पानी, देख लीजिए, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट दे रहा है। सॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ, प्योर। तो आरओ मशीन इज बेस्ड अपॉन रिवर्स ऑस्मोसिस। तो चलिए डिफिनेशन लिखिए, इफ एक्सटर्नल प्रेशर, लिखिए, इफ एक्सटर्नल प्रेशर exerted, और बोर्ड में इसी तरह डिफिनेशन लिखिएगा, इफ एक्सटर्नल प्रेशर exerted on solution side is greater than osmotic pressure, then movement of solvent takes place from the solution to the pure solvent is called। पूरी तरह बोर्ड में आए तो पूरा डिटेल में, शॉर्ट फॉर्म क्या है, सिंपल, पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन ऑस्मोटिक, रिवर्स ऑस्मोसिस। स्कूल के एग्जाम में आए पूरा लिखिए, इस कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब पी एक्सटर्नल ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस इज द पहचान फॉर रिवर्स। ये शॉर्टकट वाला हो गया। अब क्या हो जाएगा, तो पूरा आपको लिखा दिया गया। अब आइए बहुत अच्छी चीज और मैं सिखा देता हूं आपको। लिख लिया कि नहीं सारे लोग, सब कुछ क्लियर हो रहा है इसके लेक्चर में? शाकिर रिस्पॉन्स करें, आप उधर ही रहिए। नहीं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे किसी ने हाथ तो नहीं देखा मेरी वाइफ का? सुन लो ये जी, ए अल्लाह गुनाह होगा, मैं उसको अब निकाब लगा के लाया करूंगा। ओ माय गॉड, क्यों देख लिए, गुनाह होगा ना, अल्लाह रहम करे।
अल्लाहु अकबर। तुम लोग भी हो ना एकदम ध्यान दिए रहते हो यार। यहाँ देखो, यहाँ ध्यान दीजिए। गौर से सुनिए, गौर से। अब हो गया, तुम लोग मैसेज इतना करने लगते हो ना यार। हाँ हाँ, बहुत खूबसूरत हाथ, अल्लाह। देखिए देखिए, हाँ, रिस्क लेने का ही नहीं है भाई, सही कह रहे हो। यहाँ देखें सारे लोग, गौर से सुनिए। अब मैं ये सब पॉइंट को लिख लिख के ब्रैकेट में क्लोज करोगे। सुनो, ये कंपटीशन में देगा, गौर से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। क्योंकि देखो, ऑब्जेक्टिव का कोई ठीक नहीं। इधर सुनो अच्छे से। इफ, अच्छा मैं डायग्राम से समझाता हूं, चलो 1 मिनट सुनो अच्छे से, प्लीज एंड प्लीज। मान लीजिए, इस ट्यूब में कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और ये जो है सेमी एसपीएम है। मान लीजिए एसपीएम है, और ये प्योर सॉल्वेंट है। प्लीज गौर से सुनो। तो देखा ये गया कुछ देर के बाद कि इसकी हाइट बढ़ गई। समझे? सारे लोग ध्यान दो अच्छे से। बढ़ते 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 1 घंटा के बाद देखा गया कि हाइट फर्दर इंक्रीज नहीं हुई। तो हाइट फर्दर इंक्रीज नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? ऑस्मोसिस। अब देखो क्यों हाइट बढ़ी? सॉल्वेंट मूव कर रहा है प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ, तभी तो हाइट बढ़ी। कुछ देर के बाद देखा गया कि हाइट फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब होगा? जल्दी बोलो। अगर हाइट फर्दर इंक्रीज नहीं हो रहा तो क्या मतलब हुआ? जल्दी बोलो। ये बोलो कि ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया। पहले ये बोलो, और से सुनो बिहारी हो, सुनो। ऑस्मोसिस स्टॉप हो गया। ऑस्मोसिस स्टॉप क्यों हुआ? कोई ऐसा प्रेशर लग रहा होगा, गौर से सुनो, अभी कुछ भी मत बोलना। कोई ऐसा प्रेशर लग रहा होगा जो ऑस्मोसिस को स्टॉप किया। तो गौर, पहले मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। इफ height is involved, if height is involved, देखो हाइट है तो पाई का फार्मूला एच रो जी। फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े कि नहीं? यही प्रेशर है, इसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, जिसकी वजह से ऑस्मोसिस स्टॉप हुआ। तो जिस प्रेशर की वजह से, और से सुनो, जिस प्रेशर की वजह से ऑस्मोसिस स्टॉप हो, उसी को हम क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। गौर से सुने अच्छे से। कॉम्पिटिशन, एक तो फॉर्मूला हुआ पाई इज इक्वल टू सीआरटी। इसलिए सब में मैं कैसा एग्जांपल देता था? हाइट वाला नहीं देता था। अगर हाइट इज इन्वॉल्व, आपको ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से कहेगा हाइट निकालो, स्टूडेंट करेगा अल्लाह, उसका जिसको नहीं मालूम होगा उसका दिमाग काम नहीं करेगा, ये हाइट क्यों पूछ रहा है? तो याद रखिए, हाइट इज इन्वॉल्व तो ऑस्मोटिक प्रेशर शुड बी इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक। हाइड्रोस्टैटिक कब लगता है? जब इक्विलिब्रियम आ जाए, फ्लूइड रेस्ट पर हो। तो देखिए ऑस्मोसिस स्टॉप, रेस्ट हो गया, रेस्ट। So this hydrostatic pressure is responsible to stop osmosis, which is also called osmotic pressure. तो अब पाई के दो फॉर्मूले हो गए, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिहाज से सीआरटी,
और एक हाइट के लिहाज से एच रो जी। तो आप एच रो जी को सीआरटी के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं? अरे बोलिए अल्लाह अकबर। गौर से बताइए, सबको समझ में आया? ओ माय गॉड। तो याद रखिए, सुबह सुबह पढ़ने में अच्छा मजा आता है ना। जो हाइड्रो स्टैटिक प्रेशर इज responsible to stop osmosis। चलिए लिखिए लिखिए लिखिए, ठोको ताली भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए देखिए, अच्छा सच सच बताओ, ये सबको समझ में आया एचरोजी वाला? जाहिद, नगमा, शाकिर, सबको समझ में आया? रहबर, जोहैब, हाँ ये कंपटीशन में आ गया, स्कूल में नहीं देगा ये। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। हम्म, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, बहुत अच्छे। हम्म, चलो अब सुनो अच्छे से। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं, सारे लोग ध्यान देना। जितने न्यूमेरिकल हैं सब मिसलेनियस होंगे। इतनी थ्योरी आपको पढ़ा दी गई, घर पर ये पूरी थ्योरी को अच्छे से पढ़ो, ध्यान दे के पढ़ो। समझे कि नहीं? आप देखो, आपसे जो मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूं, सारे लोग ध्यान देना। मैं भी ऑस्मोटिक प्रेशर ही का 2 क्वेश्चंस मैं कराता हूं, एकदम अच्छे से ध्यान दो और गलत मत करना। चलो क्वेश्चन नंबर 1, ऑस्मोटिक प्रेशर पर 3 न्यूमेरिकल करेंगे, फिर डिप्रेशन इंक्रीजिंग पॉइंट के करेंगे। जल्दी लिखो, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 2 ग्लूकोज सॉल्यूशन। ये सबका आंसर आना चाहिए। ग्लूकोज सॉल्यूशन आर 1.5 atm and 2.5 atm respectively. If 2 liter of 1 glucose solution is mixed with 1 liter of another glucose solution। इस पर मैंने कल एक न्यूमेरिकल करा दिया था, फिर भी मैं दे रहा हूं कि आप भूले तो नहीं है। फाइंड द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। कल मैंने इस पर कराया था कि जब 2 सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो फाइनल सॉल्यूशंस क्या आता है। ए ऑप्शन 2 atm, बी ऑप्शन 1.3 atm, सी ऑप्शन 1.5 atm, डी ऑप्शन नन ऑफ एबव। सारे लोग आंसर दो।
बी ऑप्शन, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ ठीक है। देखिए नगमा को भी आ गया भाई। कल मैंने लिखवाया था पाई 1 v1 प्लस पाई 2 v2 इज इक्वल टू पाई आर वी आर। तो पाई 1 कितना पहले का 1.5, वॉल्यूम 2 है और 2.5 तो 1 है, पाई आर इंटू 3। तो 3 प्लस 2.5 इज इक्वल टू पाई आर इंटू 3। तो पाई आर इज इक्वल टू 5.3 1.838। सच सच बताओ सब लोगों का यही आंसर है? समझ में आया ना? ये इसी से सब लोग किया होगा, सारे लोग कल पढ़ाया था। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो गौर से सुनिए, दो सॉल्यूशन को मिक्स करके ये आता है। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 mHx solution if the value of exact solution at 27 degree Celsius, if value of dissociation, अब ये सब मिसलेनियस क्वेश्चन है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ Hx is 8 into 10 to the power -5। मैं खुद करूंगा क्योंकि इसमें कंसेप्ट काफी हैं, इसलिए मैं खुद करूंगा और सारे लोग ध्यान देना। चलो क्वेश्चन लिख लिया, अब सारे लोग सुनो अच्छे से। ये तुम लोग टेक्स्ट मैसेज करो, ये नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है कि एबनॉर्मल? ऑस्मोटिक प्रेशर है, हाँ एबनॉर्मल, हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे, क्योंकि डिसोसिएशन की बात हो रही है। हाँ ठीक 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 ठीक, वेरी गुड, एकदम स्टेप बाय समझो और घबराओगे नहीं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम का भी आधा घंटा लेक्चर दिया जाएगा। गौर से सुनो, जब भी क्वेश्चन ना बने आप पहले लिखिए पाई इज इक्वल टू आई सी आर टी। अब दिमाग लगाइए कि हमें आई आना चाहिए, सी तो दिया हुआ है, आर मालूम है, टी मालूम है, आई मालूम नहीं है, ऐसे सोचेंगे। अब आपको मालूम है एच एक्स डिसोसिएट हुआ H प्लस और X माइनस। और ये बात हमेशा याद रख लीजिए जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डिफाइंड, ये मैंने 11th में 10 दफा बोला होगा, डिफाइंड फॉर वीक एसिड। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग के लिए नहीं होता है, Ka सिर्फ डिफाइंड होता है वीक के लिए। इसका मतलब HX यहां वीक एसिड है और वीक एसिड का अल्फा तो मालूम नहीं है। आप इसका आई क्या लिखिएगा, 1 प्लस अल्फा n माइनस 1 अल्फा 2 माइनस 1 आई इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अल्फा तो मालूम नहीं है, तो कोई कहेगा अल्फा नहीं मालूम है तो हम 100% ले लें, गलत, तो गलत हो जाएगा यहाँ पर। क्यों? एक तो HX आपको मालूम ही नहीं है कि कौन सा एसिड है, पहली। दूसरी बात Ka दिया हुआ है, जब Ka दे दे तो समझ जाइए वो वीक एसिड है। यही सब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, इसलिए याद रखो आयनिक का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल्यूशन चैप्टर में भी और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब देखिए गौर से सुनिए, एकदम अच्छे से समझिए। मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था K इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाई 1 माइनस अल्फा, लेकिन आप चूंकि अल्फा बहुत ही कम होता है तो हम सी अल्फा, तो देखिए अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka बाई सी, तो अल्फा इज इक्वल टू
8 इंटू 10 टू द पावर -5 और 0.2। देख कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। आयनिक इक्विलिब्रियम को इन्वॉल्व करके आपको बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर सब पूछे। तो देखिए यहां पर सारे लोग 4 इंटू 10 टू द पावर -4, 2 इंटू 10 टू द पावर -2, 0.02। अब I इज इक्वल टू 1 प्लस 0.02, 1.02 ये आ गया। चलिए पहले बताइए यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए। जब भी क्वेश्चन ना बने फॉर्मूला लिखिए, देखिए क्या चीज दिया हुआ है, क्या चीज नहीं दिया हुआ है। पहले यहां तक लिखिए, फिर हम आपको समझाते हैं। घबराना नहीं है। आयनिक इक्विलिब्रियम का मैं आधा पौन घंटा लेक्चर दूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्योंकि उसके बगैर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अच्छे क्वेश्चन हो ही नहीं पाएंगे आपसे। हर जगह आपको कंफ्यूजन होगा। हाँ बोलिए, लिख लिया ना आपने? चलिए लिख लिया तो एक दफा बताइएगा। आप लिख लिया? हाँ अब बस आप फार्मूले में रख दीजिए। पाई इज इक्वल टू ICRT 0.2, 0.0821, टेम्परेचर 300। सॉल्व करके लिख लीजिएगा ATM। बस घर पे सॉल्व कर लीजिएगा, लिख लीजिए। बताइए सबको समझ में आ रहा है? तो ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन सब है आयनिक इक्विलिब्रियम का इन्वॉल्वमेंट। अच्छा के अब याद रखो, ये 2 दफा मैं पढ़ा चुका हूँ। खुद एनसीईआरटी में के पर क्वेश्चन पूछा है, याद रखना। डिसोसिएशन में पिछले क्लास में डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में करा दिया था। चलो इसी पर, हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर पर सारे लोग ध्यान दें। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m monobasic acid at 25 degrees Celsius if the value of pH is 2। pH का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम में सुना होगा आपने। बताइए, लिख लिया सारे लोग? जल्दी बोलिए। लिख लिया आप लोगों ने? सब लोग गुरु दक्षिणा देते रहिए भाई, फीस भी देते रहिए सब लोग। बहुत सारे लोग फीस नहीं दे रहे हैं, पैसा जमा करके रखे हुए हैं और दे नहीं रहे हैं। फीस भी देते रहिए। जो लोग बहुत दिनों से पढ़ रहे हैं तो फीस जमा कर दीजिए, वरना आपको हो सकता है आपको क्लास रोक दिया जाए, फिर प्रॉब्लम होने लगेगी। यहाँ देखें, कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.1 m मोनोबेसिक एसिड at 25 डिग्री सेल्सियस विद द वैल्यू ऑफ pH is 2। और से सुनो, मैं खुद करूंगा, ध्यान दो। मान लो कि आपको मान लिया कि सर pH दे दिया, pH वगैरह देने से ही स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए बेसिक क्वेश्चन तो हमें उम्मीद है सबसे कि सबको हो ही जाएगा। क्यों? हमें मोलारिटी सिर्फ आना चाहिए निकालने। देखिए मे बी तो ही साहब गौर से सुने। तो पहला काम पाई सेकंड टू ICRT, ठीक है भाई, ICRT। तो हम आई निकालेंगे। अब आई आपको मालूम नहीं है, सी मालूम है। तो देखिए सारे लोग कैसे करेंगे। अल्फा, अब देखो आई, फिर वही बात, मोनोबेसिक एसिड का मतलब समझे, जिसमें एक H+ हो। मोनोबेसिक एसिड का मतलब हुआ
कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो 2 है, एक H प्लस और एक एनायन। बस याद आया, मोनोबेसिक का मतलब एक H प्लस, तो मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो जाएंगे? 2। जैसे ये समझ लो Ha है मान लो, बस H प्लस A माइनस, 2 पार्टिकल। तो I is equal to again 1 plus alpha and minus 1, I is equal to 1 plus alpha, अल्फा मालूम नहीं है। अब देखिए और से सुनिए, आपको याद होगा pH is equal to minus log 10 H प्लस, ये लेते थे कि नहीं? याद करो जल्दी, यस या नो बोलो। pH का फार्मूला आता है ना माइनस लॉग H प्लस, कोई बोल ही नहीं रहा है। अब देखो, तो देखो log 10 H प्लस इज इक्वल टू -2, तो H प्लस की कंसंट्रेशन 10 to the power -2। बताओ यहां से यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलो। दिस इज द मैथ, आई नो मैथ वेरी वेल। सोहैब से भी अच्छी मैथ आती है मुझे, जल्दी बताएं। यहां से यहां तक सबको समझ में आया? जाहिद, नगमा, सब लोग बताएं। शाकिर, शाकिर, उस्मान, प्लीज कुछ तो बोलिए। उस्मान भाई कुछ तो बोलिए। हाँ गुड गुड। हाँ रिपीट, खदीजा को कभी हमेशा रिपीटे बोलती हैं ये बिहारन। दोबारा देखिए, दोबारा, अल्लाह, दोबारा देखिए, रिपीट रिपीट। देखिए पहले तो मैं, उससे अच्छा है कि मैं रिपीट लिखूं, बोलूं। ये प्रॉपर्टीज मैथ का होता है। लॉग E और X है इज इक्वल टू A है। देखिए जिनको नहीं समझ में आ रहा है, तो X इज इक्वल टू हो जाएगा E टू द पावर A। दिस इज द फार्मूला, ये लॉग की प्रॉपर्टीज होती है। तो वही हाल यहाँ पर है, माइनस लॉग बेस 10 H प्लस इज इक्वल टू 2 लॉग 10 H प्लस इज इक्वल टू -2। तो देखिए वही है, H प्लस इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2। बताओ यहां तक आया सबको? अब ये लिख लिए, यहां तक लिखो। एक बहुत अच्छी चीज, एक नई चीज फिर आने वाली है, आयनिक की एक नई चीज फिर आने वाली है। अभी तक अल्फा नहीं है, जल्दी लिखो सारे लोग, सारे लोग लिख लिए, जल्दी बोलो यस या नो। वाओ फायका, वाओ, कल आपकी फिल्म बन गई। वाओ वाओ, लिख लिया सारे लोग। अब देखिए गौर से सुनिए, आयनिक इक्विलिब्रियम की गौर से सुनिए अच्छे से। आयनिक इक्विलिब्रियम का 2 चीज पढ़ लिया, के। अब सुनो, ये बाद में नोट कर लेना, Ha है, H प्लस और A माइनस। एक नई चीज सीखो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट। और Ha वीक एसिड है, तो हमने तुम्हें सिखाया था C00, याद आया? कंसंट्रेशन C00, याद आया? ये X डिसोसिएट होगा तो ये X और X होगा, याद आया? अरे बोलना रे, यस या नो। अरे कौन फ्राइडे फ्राइडे लिख रहा है? फ्राइडे का क्या आपस में बात कर रहे हो भाई? यहाँ देखो, फ्राइडे का रात सैटरडे है तो बोला फ्राइडे। यहाँ देखें, और इसको लिख सकते हैं सी माइनस सी अल्फा, सी अल्फा, सी अल्फा। कैसे? तो अल्फा इज इक्वल टू, याद है आपको बताया था, मोल डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल, याद करो बताया था। अल्फा इज इक्वल टू मोल डिसोसिएटेड एक्स, इनिशियल सी। तो बताओ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सी अल्फा। तो याद रखो अच्छे से, जब वीक एसिड होता है ना तो उसके H प्लस का फॉर्मूला सी अल्फा। आयनिक इक्विलिब्रियम इसलिए मजबूत होनी चाहिए। और हमने 11th में, भले कोई पढ़े ना पढ़े, हमने बहुत मेहनत से पढ़ाया है 11th का हर चैप्टर, सी अल्फा।
C अल्फा इज इक्वल टू 10 टू द पावर -2। C कितना है यहाँ देखो 0.1 अल्फा, तो यहां से अल्फा। अब सुनो, मैं दोबारा समझा दूंगा, गौर से सुनो अच्छे से, ध्यान दो। अगर Ka दिया रहे तो C अल्फा स्क्वायर की मदद से, अगर pH दिया रहे तो तुम लिखो पहले H प्लस की कंसंट्रेशन निकालो और H प्लस को C अल्फा लिखो। यही चीज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी मैं पढ़ाऊंगा। तो आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना चाहिए स्टूडेंट को। अरे मैंने डिटेल में भी बता दिया, H प्लस C अल्फा। ये स्ट्रॉन्ग के लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग में तो अल्फा 100% होता है। जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन होगी, जैसे मिसाल लो 0.1 mSCl, तो गौर से सुनो, तो H प्लस कितना होगा 0.1। लेकिन अगर 0.1 m एसिटिक एसिड है तो यहां H प्लस 0.1 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये वीक एसिड है। वीक एसिड पूरी तरह डिसोसिएट नहीं होता, तो वहां क्या होगा? तो यहां पर H प्लस किसके बराबर होगा? 0.1 इंटू अल्फा। स्ट्रॉन्ग एसिड है तो H प्लस जितना कंपाउंड की कंसंट्रेशन वही आयंस का भी होगा, क्योंकि 100% का मतलब क्या होगा 1, तो देखो 0.1 इंटू 1 0.1 ही आएगा। वीक एसिड रहे या वीक बेस रहे तो H प्लस या OH माइनस इज इक्वल टू C अल्फा 0.1 अल्फा। स्ट्रॉन्ग एसिड रहे तो जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन होगी वही आयंस की होगी। वीक एसिड रहे तो जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन होगी वो आयंस की नहीं होगी, तो क्या होगी? C अल्फा। C अल्फा। अब बताओ मेरा भाषण समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी। क्लियर है यहां तक? जल्दी बोले, यहां तक लिख लो, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी लिख लो। लिख लिया? अब देखिए, अब आपके पास हो गया पाई सेकंड टू। तो अब बताओ आई सेकंड टू क्या था? 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस 0.1 1.1, आई सेकंड टू आई सी आर टी। तो सॉरी पाई सेकंड टू, तो पाई सेकंड टू 1.1। सी की वैल्यू यही लेना है, सी ये वाला नहीं लेना है, सी ये लेना है कंपाउंड वाला। 0.1 0.0821, टेम्परेचर 298। दिस इज द आंसर। सर सर बोलो, आया कि नहीं सबको समझ में? तो देखो, अब घर पर इस क्वेश्चन को समझ समझ के 2 दफा प्रैक्टिस करो, प्लीज एंड प्लीज। समझ समझ के प्रैक्टिस करो कि आयनिक इक्विलिब्रियम का इन्वॉल्व करेगा तो क्वेश्चन अच्छे बनेंगे। हाँ, ये याद रखो अच्छे से। हाँ चलो, अब मैं छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहा हूं, सारे लोग सुनो। बस 2 क्वेश्चन के बाद छुट्टी हो जाएगी। क्वेश्चन लिखो सारे लोग। द डेल्टा TF यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट of 0.0000 small m aqueous solution of Kx, बहुत ही छोटा क्वेश्चन लेकिन इंपॉर्टेंट, इज 7.5 10 to the power -3 का कह देगा कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x।
कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। और से सुनो अच्छे से। ए आपके पास है 1, बी आपके पास है 2, सी आपके पास है 3, डी आपके पास है 4। तुम तौहीद ने भी क्या पूछे थे, मैसेज इतना फास्ट आता है कि आदमी कभी देख नहीं पाता है। तो आयशा एमन लिख रही हैं कि इग्नोर कर दिया मैंने। बिहारन इनको देखिए तरीका नहीं, टीचर पर कमेंट करती हैं इग्नोर। अरे मैसेज कभी कभी इतना फास्ट आता है कि आदमी देख नहीं पाता है। ये हम पर कमेंट कर रही हैं कि हम इग्नोर कर दिया। बाप देखिए हम एक एक का डाउट लेते हैं। बताइए सारे लोग गवाही दीजिए, मैं जो भी डाउट लिखते हैं मैं देता नहीं हूँ क्या? जो रिपीट करने को होता है वो भी होता है। कभी कभी मैसेज इतना फास्ट आता है कि आदमी देख नहीं पाता है। अब बताइए ये हम पर कमेंट कर रही है आयशा। आयशा जो है वही सऊदिया वाली है ना? ये सऊदिया वाली है ना? शायद वही है ना जो निकाब लगा के आती थी। ये वही है सऊदिया वाली आयशा अमन शायद। हाँ हाँ वही होंगी शायद। याद आ गया, याद आ गया। अच्छा वही है ना, मेरी याददाश्त। हाँ 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 हाँ। नहीं तो देखो तौहीद पीएच 2 जो दिया है ना, पीएच जो 2 दिया है वो पूरा H प्लस और अल्फा मिलाकर आया है। समझा? अल्फा और H प्लस सी अल्फा मिलाकर पीएच आया है। इसलिए वहां ये मत का वीक एसिड का मतलब ये नहीं है। मुझे मालूम है कंफ्यूजन ये है आपको कि पीएच की वैल्यू 2 होती है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मुझे समझ में आ गया आपका डाउट। लेकिन आपको ये देखना है पीएच कुछ भी किसी का दिया हुआ हो, समझ रहे हैं ना, मोनो बेसिक एसिड है, इसीलिए तो कहा गया कि वहां डायरेक्ट H प्लस से 2 नहीं आया है। समझा? वहां सी अल्फा मिलकर 10 टू द पावर -2 हुआ है। केवल सी 10 टू द पावर -2 नहीं है। अगर केवल सी होता तो देखिए 0.1 और ज्यादा होता, लेकिन नहीं। तो पहले होना चाहिए था पीएच इसका 1, आया कितना 2। तो कैसे आया 2? सी अल्फा मिलकर 10 टू द पावर -2 आया है। तो उसको नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि हमें अल्फा मालूम नहीं है तो हम पीएच की मदद से निकालेंगे। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता। चलो दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, सारे लोग ध्यान दो अच्छे से। बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। यहां पर x का मतलब ये है, यहां पर x का मतलब ये है कि हमें I निकालना है और n निकालना है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो देखो सारे लोग उस्मान वगैरह डेल्टा TF I इंटू केफ इंटू m। और मैं सबको कह रहा हूं जो लोग 12th नीट या 12th जी में है, अगर न्यूमेरिकल में नहीं हो रहा है तो मेरा एकदम ये याद रखिए जो क्वेश्चन क्लास में कराया जा रहा है उसी दिन घर पर उसी को तुम 2 दफा 3 दफा समझ के बनाओ और माइंड में सोचो कि ए का क्या फॉर्मूला है, कि ए दिया रहेगा तो हम आई कैसे निकालेंगे। इस तरह सोच सोच के बनाओ तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तुम क्वेश्चंस को देखोगे ही नहीं तो फिर तुम कॉन्फिडेंस लॉस होता रहेगा। चूंकि तुम खुद बोल रहे हो कि हम लोग 12th जी 12th के साथ साथ हम जी नीट की तैयारी करना चाहते हैं, और जो बंदा 12th जी और 12th नीट करेगा ना तो समझो कि बोर्ड लेवल और अच्छा हो जाएगा। ये सब क्या है, फार्मूला आप 10 दफा लिखेंगे तो 10 दफा याद हो जाएगा। तो कम से कम जो क्वेश्चन कराया जाए उसी को दोबारा बनाओ 2-3 दफा, जो बच्चे डरते हैं न्यूमेरिकल से। अब आइए डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ कितना भी होगा बोलो? 7.5 10 टू द पावर -3। आई मालूम नहीं है। अच्छा केफ, केफ लिख लो। वाटर का केफ तो याद ही रहा होगा तुम लोगों को,
1.86, तो 1.86 मोलालिटी कितना है 10 टू द पावर -3 कैंसिल, तो I इज इक्वल टू 7.5 1.86। और से सुनो, तो ये कैलकुलेट करोगे, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, 7.5 डिवाइडेड बाय 1.86, ये आपके पास आया 4.03, तो I इज इक्वल टू कितना आया 4। अच्छा, तुम लोगों का आंसर क्या आया है? आई निकाले थे तुम लोग, आई तो सबका 4 आया होगा शायद। डी, हाँ क्लियर है यहां तक? जल्दी बताओ। यहां तक पहले लिख लो, यहां तक लिख लिए। आंसर डी नहीं है, डी आंसर नहीं है, I4 आया है। आंसर क्या होगा वो अब मैं बता रहा हूं, I4 आया है। हाँ, इफरा खान का सही है सी। आप सुने, क्यों सी होगा? हमें नंबर kx है ना, गौर से सुनो, kx है, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n-1। अच्छा, निकालने की जरूरत ही नहीं है, I जब 4 है तो बताओ नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कितना होगा 4। क्यों? फॉर 100% के लिए। तो खुद सोचो, ये 4 कब होगा? जब x, बताओ x 3 होगा, तो ये 3 और 1 4, इसका मतलब हमें x पूछा है, तो c इज इक्वल टू 3। बताओ आया कि नहीं? जब 100% है, नंबर ऑफ I4 आ गया, अरे बोलो ना, I4 आ गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी 4 होगा 100%। अल्फा नहीं दिया हुआ है, और ये सॉल्ट है, सॉल्ट 100% होता है। अब वो लिख भी देगा, ना भी रहेगा तो लिख देगा assuming 100% आयोनाइजेशन, ना भी लिखा रहेगा तो आपको समझना है। जल्दी बताओ, I4 है तो हमें इसलिए x इज इक्वल टू 3, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा K3FeCN6। कुछ सोचो, एक पार्टिकल ये और 3 ये, 1 3 4, तो I4 आया है, x की वैल्यू 3 होगी। जल्दी बोलो आया कि नहीं? कोई बोल ही नहीं रहा है। उस्मान समझ में आया? I4 आया है, I4 आया। जाहिद, जैद, सबको समझ में आया भाई? शाकिर, उस्मान, ये समझ में आया? I4 आया है, I4 का मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स 4 है, x क्या होगा 3। उस्मान तुम्हें समझ में आया? उस्मान, आखिर, शाकिर, सबको समझ में आया कि नहीं? जल्दी बोलिए कि मैं दोबारा समझाऊं। पहले आई निकाल लिया। अच्छा, उस्मान तुम्हें समझ में नहीं आया क्या? उस्मान, ओके, चलिए, ओके, थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही, सबको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। कल क्लास होगी, कल हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।